उसकी माँ थी ही निर्मल निश्चल, जैसी बाहर वैसी अंदर, छल प्रपंच घृणा और लालच से कोसों दूर, सबके सुख से सुखी, सबके दुख से दुखी। कभी कभी सौरभ अपनी माँ के स्वभाव की सादगी देख अचंभित रह जाता कि आज के प्रपंची युग में भी उसकी माँ जैसे लोग हैं। उसे विश्वास नहीं होता था। बचपन से ही सौरभ देखता आ रहा था कि माँ हर हाल में संतुष्ट रहती। पापा जो भी कमाकर उनके हाथ में थमा देते, बिना किसी शिकवा शिकायत के उसी में जोड़ तोड़ बिठाकर वह अपना घर चलाती। कभी अपने अभावों का पोटला किसी के सामने नहीं खोलती। तभी माँ की नज़र उस पर पड़ गई थी। अरे तू कब जग गया और ऐसे क्या टुकुर टुकुर देखे जा रहा है। माँ की स्निग्ध हंसी ने उसे ममता से सराबोर कर दिया। बस यूं ही आपको अलमारी ठीक करते देख रहा था। वह कैसे कह देता कि वह कमरे में बैठा उनके निश्चल स्वभाव और संघर्षपूर्ण त्याग में जीवन का लेखा जोखा कर रहा था। उनके अपने परिवार के लिए किए गए समर्पण और संघर्ष का, उस सूने गले का जो कभी भारी भरकम सोने की जंजीर और मीनाकारी वाले कर्णफूल से सजा समरा होता था। पिछले 6 वर्षों से उसकी नौकरी लगने के बाद भी माँ का गला सूना ही पड़ा था। माँ को खुद महसूस हो या न हो, लेकिन जब भी उसकी नज़र माँ के सूने गले पर पड़ती, मन में एक हुक सी उठती। उसे लगता जैसे उनके जीवन का सारा सूनापन उनके खाली गले और कानों पर सिमट आया हो। सौरभ ने होश संभालने के बाद से ही माँ के गले में एक मोटी सी जंजीर और कानों में मीनाकारी वाले कर्णफूल ही देखे थे। तब माँ कितनी खुश रहती थी, हरदम हंसती गुनगुनाती। उसकी माँ का चेहरा बिना किसी सौंदर्य प्रसाधन के ही दमकता रहता था। फिर माँ की खुशियों और बेफिक्र जिंदगी पर तब पहाड़ टूटकर आ गिरा जब अचानक एक सड़क दुर्घटना में उसके पापा की मौत हो गई। इस असमय आई मुसीबत ने माँ को तो पूरी तरह तोड़ ही दिया। वह सूनी सूनी निगाहों से दीवार को देखती बेजान सी महीनों पड़ी रही। लेकिन जल्दी ही माँ अपने बच्चों के बदहवासी और सदमे से रोते सहमे चेहरे देख अपनी व्यथा दिल में ही दबा उन्हें संभालने में जुट गई थीं। एक नई जिम्मेदारी के एहसास ने उन्हें फिर से जीवन की मुख्य धारा से जोड़ दिया था। पति के न रहने से एकाएक ढेरों कठिनाइयां उनके सामने आ खड़ी हुई थीं। पैसों की कमी, जानकारियों का अभाव, कदम कदम पर जिंदगी उनकी परीक्षा ले रही थी। उनका खुद का बनाया संसार उनकी ही आंखों के सामने नष्ट होने लगा था। लेकिन माँ ने धैर्य का पल्लू कसकर थामे रखा। बचपन में पिता और बाद में पति के संरक्षण में रहने के कारण माँ का कभी दुनियादारी और उसके छल प्रपंच से आमना सामना हुआ ही नहीं। अब हर कदम पर उनका सामना वैसे ही लोगों से हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय और अभाव आदमी को सब कुछ सिखा देता है। माँ भी दुनियादारी सीखने लगी थी। माँ अपने टूटते आत्मबल और अपनी सारी अंतर्वेदनाओं को अपने अंतस में छिपाए सामान्य बने रहने की कोशिश करती। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद सौरभ से कुछ भी छिपा नहीं था। वही एकमात्र गवाह था माँ के कतरा कतरा टूटने और जुड़ने का। कितनी बार ही उसने देखा था माँ को रात में अपने बच्चों से छिपकर रोते, पापा को याद कर तड़पते। तब उसके दिल में तड़प सी उठती कि कैसे क्या करे जो माँ के सारे दुख हर ले। वह चाह कर भी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, जबकि माँ ने उन दोनों भाई बहनों का जीवन संवारने के लिए जो कर दिखाया, सभी के लिए आशातीत था। क्या नहीं किया माँ ने। पोस्ट ऑफिस की एजेंसी, स्कूल की नौकरी, ट्यूशन, कपड़ों की सिलाई, यानी एक एक पैसे के लिए संघर्ष करती। जब भी वह माँ के संघर्ष से विचलित होकर अपने लिए काम ढूंढता, माँ उसे काम करने की इजाज़त ही नहीं देती। बस उन्हें एक ही धुन थी कि किसी तरह उनका बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में ऊंचा पद प्राप्त कर ले। पापा के साथ जब वह भयंकर दुर्घटना हुई थी, तब सौरभ 10वीं में पढ़ता था। माँ बेटा दोनों ही व्यापार से पूरी तरह कोरे थे, जिसका फायदा व्यापार में उसके पिता के साथ काम कर रहे दूसरे लोगों ने उठाया और व्यापार में लगा उसके पापा का करीब करीब सारा पैसा डूब गया। थोड़ा बहुत जो भी पैसा बचा था, नेहा दीदी की शादी का ख्याल कर माँ ने बैंक में जमा करवा दिया। नेहा दीदी की शादी में सारी जमा पूंजी के साथ साथ माँ के करीब करीब सारे गहने निकल गए थे। फिर भी माँ बेहद खुश थीं। नेहा को सुंदर संस्कारी और विवेकशील पति के साथ साथ ससुराल में संपन्नता भरा परिवार जो मिला था। नेहा दीदी की शादी के बाद 4 वर्ष बड़े ही संघर्षपूर्ण रहे। स्नातक करने के बाद सौरभ नौकरी प्राप्त करने के अभियान में जुट गया।
जल्दी ही उसे सफलता भी मिली। एक बैंक अधिकारी के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। इस दौरान जगह जगह इतने फॉर्म भरने पड़े कि गहनों के नाम पर माँ के गले में बची एकमात्र जंजीर भी उतर गई। माँ की साड़ी पर भी जगह जगह पैबंद नजर आने लगे थे। इतनी विकट परिस्थिति में भी माँ ने हिम्मत नहीं हारी, न ही किसी रिश्तेदार के घर आर्थिक तंगी का रोना रोने या सहायता मांगने गईं। परिस्थिति ने उन्हें धरती सा सहिष्णु बना दिया था। नौकरी मिलने के बाद जब उसने पहली पगार माँ को सौंपी थी, तब खुशी से आंसू पोंछती माँ ने उसे गले से लगा लिया था। अरे पगले, माँ भला इन रुपयों का क्या करेगी? अब तो सारी जिम्मेदारियां तू ही संभाल। मैं तो बस बैठे बैठे आराम करूंगी। इसके बाद भी सौरभ हर महीने तनख्वाह का सारा पैसा लाकर माँ के हाथों में देता रहा और माँ पूर्ववत घर चलाती रहीं। शादी के लिए आए कई प्रस्तावों में से माँ को निधि की सुंदरता ने इस कदर प्रभावित किया कि बिना ज्यादा खोजबीन किए वे निधि से उसकी शादी करने के लिए तैयार हो गईं। जब दहेज की बात आई तो उन्होंने शादी में किसी तरह का दहेज लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा कर शायद वह अपने पति के उन आदर्शों को कायम रखना चाहती थीं, जो उन्होंने खुद की शादी में दहेज न लेकर लोगों और समाज के सामने कायम किया था। जितना भी उनके पास पैसा था, उसी से उन्होंने शादी की सारी व्यवस्था की। माँ के आदर्शों और भावनाओं को समझने के बदले अमीर घर की निधि की नज़रों में दहेज न लेना बेवकूफ़ी भरी आदर्शवादिता थी। हमेशा अपनी आधुनिका माँ की तुलना में वह अपनी सास के साधारण से रहन-सहन को, उनका देहातीपन समझ मजाक उड़ाती रही। ऐसे मौके पर सौरभ का दिल चाहता कि निधि से पूछे कि सभ्यता का यह कौन सा सड़ा गला रूप है जिसमें ससुराल के बुजुर्गों की नहीं, सिर्फ मायके के बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाई जाती है। लेकिन वह चुप ही रहता। ऐसा नहीं था कि वह निधि से डरता था, कहीं माँ पर निधि की असलियत जाहिर न हो जाए, इसी भय से भयभीत रहता था। जिंदगी के इस सुखद मोड़ पर वह नहीं चाहता था कि निधि की किसी बात से माँ आहत हों और बरसों से उनके दिल में जो बहू की तस्वीर पल रही थी, वह धुंधली हो जाए। निधि समझे या न समझे, वह जानता था, माँ निधि को बेहद प्यार करती थी। निधि ने घर में आते ही माँ के सीधे-साधे स्वभाव को परखकर बड़ी होशियारी से उनके बेटे, पैसे और घर पर अपना अधिकार कर उनके अधिकारों को इस तरह सीमित कर दिया कि वह अपने ही घर में पराई बनकर रह गई थीं। वह हर बार सोचता, इस महीने जरूर माँ के लिए सोने की जंजीर ले आएगा, लेकिन कोई न कोई खर्च हर महीने निकल आता और वह चाह कर भी जंजीर नहीं खरीद पाता। वैसे भी शादी के बाद से घर के खर्च काफी बढ़ गए थे। अब तक साधारण ढंग से चलने वाले घर का रहन-सहन काफी ऊंचे स्तर का हो गया था। एक नौकर भी आ गया था जो निधि के हुक्म का गुलाम था। तभी सौरभ की तंद्रा माँ की आवाज से टूट गई थी। कब से पुकारे जा रही हूँ, कहाँ खोया बैठा है, चाय बना दूँ? माँ को यों सामने पाकर जाने क्यों सौरभ की आंखें भर आई थीं। इनकार में सिर हिला, अपने आंसू छिपाता वह बाथरूम में जा घुसा था। उसी दिन ऑफिस जाने के बाद सौरभ अपनी एक फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़कर माँ के लिए एक जंजीर और मीनाकारी वाला कर्णफूल खरीद लाया था, यह सोचकर कि एक हफ्ते बाद माँ के आने वाले जन्मदिन पर उन्हें देगा। उसने गहनों का डब्बा अपनी अलमारी में संभाल कर रख दिया। रात को उसने अपने इस सरप्राइज गिफ्ट की बात जैसे ही निधि को बताई, उसके तो तन बदन में आग लग गई। वह बिफर पड़ी थी। यह तुम्हें क्या सूझी है? बुढ़ापे में अब वह इतने भारी गहनों को लेकर क्या करेंगी? अब तो उनके नाती पोते खिलाने के दिन हैं, फिर भी उनकी तो जैसे गहनों में ही जान अटकी पड़ी है। पूरा हफ्ता उस चैन को लेकर निधि के साथ उसका शीतयुद्ध चलता रहा, फिर भी वह डटा रहा। अभी वह इतना गया गुजरा नहीं था कि उसकी बातों में आकर माँ के प्रति अपने प्यार और फर्ज को भूल जाता। एक सप्ताह बाद जब माँ का जन्मदिन आया, सुबह सुबह माँ को जन्मदिन की मुबारकबाद देकर उसने जतन से पैक किया गया गहनों का डब्बा उनके हाथों में थमा दिया था। अरे बेटा, यह क्या ले आया तू? अब क्या मेरी उम्र है उपहार लेने की? अच्छा देखूं तो मेरे लिए तू क्या ले आया है? डब्बा खोलते ही माँ जड़ सी हो गई थी। जाने कब तक किंग कर्तव्य विमूढ़ यों ही खड़ी रहती अगर सौरभ उन्हें गहनों को पहनने की याद नहीं दिलाता। सौरभ की आवाज में जाने कैसी कशिश थी कि जंजीर पहनते पहनते उनकी आंखें छलछला आई थीं। फिर कुछ सोच सौरभ का गाल थपथपा कर निधि को बुलाने लगी। कमरे में कदम रखते ही निधि की नजर माँ के गले में पड़ी जंजीर पर गई, जिसे देखते ही चोट खाई नागिन सी उसकी आंखों से लपट सी उठी थी, जो सौरभ से छिपी नहीं रही।
पर उसकी सीधी-सादी माँ को उसका आभास तक नहीं हुआ। तभी अपने गले से जंजीर निकालकर निधि के गले में डालते हुए माँ बोलीं, "बहू, इसे तुम मेरी तरफ से रख लो। जाने कितने अरमान थे मेरे दिल में अपनी बहू के लिए। जब सौरभ छोटा था, तभी से अपने कितने ही गहने तुम्हारे नाम पर रख छोड़े थे। सोचती थी एक ही तो बहू होगी मेरी, सजा दूँगी गहनों से। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी पलटीं कि सारे अरमान दिल में ही दफ़न हो गए।" सौरभ अभी कुछ बोलना चाह ही रहा था कि माँ जाने कैसे समझ गईं, "न, तू कुछ नहीं बोलेगा। यह मेरे और बहू के बीच की बातें हैं। वैसे भी इस उम्र में मैं गहनों का क्या करूँगी?" माँ के इस अप्रत्याशित फैसले ने निधि को भौंचक कर दिया था। अपने छोटेपन का आभास होते ही वह सौरभ से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसकी सारी कुटिलताएँ माँ के सीधेपन के सामने धराशायी हो चुकी थीं। जिस जंजीर के लिए उसने अपने पति का जीना हराम कर रखा था, वही जंजीर माँ इतनी आसानी से उसे सौंप चुकी थीं। निधि की नज़रों में आज पहली बार सास के लिए सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। साथ ही यह बात शिद्दत से उसे सूल की तरह चुभ रही थी कि जिस सास को माँ की तुलना में वह हमेशा गँवार और बेवकूफ़ समझती थी और अपनी ससुराल वालों की तुलना में अपने मायके वालों को श्रेष्ठ और आधुनिक दिखाने की कोशिश करती थी, उसकी उसी सास के सरल सादे और ऊंचे संस्कारों के सामने अब उसे अपनी गर्भोक्ति व्यर्थ का प्रलाप लगने लगी थी। दूसरे दिन सौरभ को यह देखकर सुखद आश्चर्य हो रहा था कि निधि एक सोने की जंजीर माँ को जबरदस्ती पहना रही थी। माँ के बार बार मना करने पर भी वह जिद पर उतर आई थी। "माँ जी, मैंने बड़े प्यार से इसे आपके लिए खरीदा है और अगर आपने लेने से इनकार कर दिया तो मुझे लगेगा कि आपने कभी मुझे बेटी माना ही नहीं।" इसके बाद माँ इनकार नहीं कर सकी थीं। सदा से ही कम बोलने वाली माँ की आंखों में अपनी बहू के लिए ढेर सारा प्यार और अपनापन उमड़ पड़ा था। माँ की खुशी देख सौरभ ने नज़रों से ही निधि के प्रति अपनी कृतज्ञता जता दी थी, जिसे संभालना निधि के लिए मुश्किल हो रहा था। वह नज़रें चुराती यहाँ-वहाँ काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगी। आज पहली बार अपनी गलतियों का एहसास निधि को बुरी तरह कचोट रहा था। सास के सच्चे प्रेम और अपनेपन ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। बारी-बारी वे बातें याद आ रही थीं, जिसका समय रहते उसने कभी कोई मूल्य नहीं समझा था। वह बीमार पड़ती तो सास उसकी देखभाल बड़े प्यार और लगन से अपने बच्चों की तरह करतीं। इतने प्यार और लगन से तो कभी उसकी अपनी माँ ने भी उसकी सेवा नहीं की थी। शादी के बाद से आज यह पहला अवसर था जब सौरभ उसके किसी काम से इतना खुश और संतुष्ट नजर आ रहा था। अपने लिए उसकी नज़रों में छलकता प्यार और कृतज्ञता देख निधि को बार-बार अपनी नानी की नसीहतें याद आ रही थीं। उसकी नानी के पास जब भी उसकी माँ अपनी सास की शिकायतों की पोटली खोलती थीं, नानी उन्हें यही समझातीं, "देख नंदिनी, एक बात तू गांठ बांध ले कि पति के बचपन का पहला प्यार उसकी माँ ही होती है, जिसका तिरस्कार वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर पति का सच्चा प्यार और घर का सुख प्राप्त करना है, तो उससे ज़्यादा उसकी माँ को अहमियत देना सीख, उनकी सेवा कर, उनका ख़्याल रख, तो कुछ ही दिनों बाद उसी सास में तुम्हें अपनी माँ भी दिखेंगी। साथ ही तुम्हें पति को भी अपनी अहमियत जताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह खुद ही प्यार के अटूट बंधन में बंधा ताउम्र तुम्हारे ही चक्कर लगाएगा।" माँ हमेशा नानी की नसीहत को मजाक में उड़ा अपनी मनमानी करतीं। नतीजतन अपने सारे रिश्तों से माँ अलग तो हुई ही, पापा के साथ रहते हुए भी जीवन की संध्या बेला में काफ़ी अकेली हो गई थीं। एकांत पाते ही निधि अपने सारे मान-अपमान और स्वाभिमान को भूलकर सौरभ के पास आ गई थी। शर्मिंदगी के भाव से भरी उसकी आंखों से अविरल आंसू बह निकले। बिना कुछ कहे पति की शांत और मुग्ध दृष्टि से आसक्त होकर निधि उसकी बाहों में समा गई थी। निधि को अपनी बाहों में समेटते हुए सौरभ को लगा जैसे कई दिनों की बारिश के बाद काले बादल छट गए हैं और आकाश में खिलाई धूप ने मौसम को काफ़ी सुहावना बना दिया है।